हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम 4th वीक ऑफ जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अभी इलेक्ट्रिसिटी रूल्स की, जो कि अमेंड किए गए हैं 2020 के एज ऑफ जून 2023। आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो अगर आपको, हमने डेली करंट अफेयर्स में भी पढ़ा था, अगर उसके बारे में देखें तो दिन में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे तो 10 से 20% आपका जो बिजली का बिल है वो कम आएगा। एंड अगर आप नाइट को यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी तो 10 से 20% आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आएगा। ये चीज़ किसके लिए है? इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए। जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एरिया में है, वो अगर डे में यूज़ करेंगे तो 10 से 20% कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी, एंड नाइट टाइम को वो ज़्यादा यूज़ होगी। करेक्ट। और ये इम्प्लीमेंट कब से होगा? ये आपका इम्प्लीमेंट किया जाएगा 1 अप्रैल 2024 से, और ये उनके लिए है जिनकी डिमांड 10 किलोवाट से ज़्यादा है। करेक्ट। 10 किलोवाट या 10 किलोवाट से जिनकी ज़्यादा डिमांड है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल स्पेसिस में, तो उनके लिए ये 1 अप्रैल 2024 से लागू किया जाएगा। यहीं पे याद रखेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2025 से। राइट। 1 अप्रैल 2025 से इसको एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो अगर हम इसी के बारे में देखें, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। ए ऑप्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेंड किए ये इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2020 को बाय इंट्रोड्यूसिंग टाइम ऑफ डे टैरिफ एंड रैशनलाइज्ड स्मार्ट मीटरिंग प्रोविजन। तो ऑप्शन 1 करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन देखें तो अंडर द टीओडी टैरिफ सिस्टम, जो ये टैरिफ है ड्यूरिंग सोलर आवर्स, ये 10 to 20% ज़्यादा होगा ड्यूरिंग नाइट, और डे टाइम ये 10 to 20% कम होगा। तो क्या ये ठीक है? यस, ऑप्शन बी भी आपका ठीक आ जाता है। सी पर देखते हैं, टीओडी टैरिफ वुड बी एप्लीकेबल फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैविंग अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 50 किलोवाट, नहीं 10 किलोवाट एंड अबव, और ये 1 दिसंबर 2023 से नहीं, 1 अप्रैल 2024 से होगा, और एग्रीकल्चर सेक्टर में ये एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2025 से। तो सिर्फ ऑप्शन ए एंड बी यहाँ पर ठीक रहेगा।
नेक्स्ट पर आ जाते हैं THE टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की। यहाँ पर याद रखेंगे IISc बेंगलोर इसने टॉप किया है इन इंडिया, और इंडिया में इसकी क्या रैंक रहे और वर्ल्ड में इसकी क्या रैंक रहेगी। देखो टॉप किया इन्होंने इंडिया में और वर्ल्ड में ये 48 पोजीशन पे आ जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं पूरे वर्ल्ड में THE एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप करने वाली कंट्री कौन बनी, पूरा वर्ल्ड का मतलब है एशिया में, राइट। एशिया में 48 पोजीशन पे, और एशिया में टॉप किया है चाइना की सिंगवा यूनिवर्सिटी ने। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाता है फोर्थ, सिंगवा यूनिवर्सिटी फर्स्ट पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे आ जाता है पेकिंग यूनिवर्सिटी। और ये जो टाइम्स हायर एजुकेशन है इसका हमने 11th एडिशन अभी ऑब्जर्व किया है, करेक्ट। यहीं पर अगर हम देखें जो मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं ये जापान से आ जाती हैं, फिर चाइना, इंडिया, ईरान एंड टर्की रिस्पेक्टिवली, करेक्ट। इसमें याद रखेंगे टॉप 200 की लिस्ट में बांग्लादेश की भी 2 यूनिवर्सिटीज़ आई हैं। एक है यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका 186 पोजीशन पे, और दूसरी है नॉर्थ साउथ यूनिवर्सिटी 192 पोजीशन पे, करेक्ट। नेक्स्ट, नेम द भारत 6th जनरेशन विजन फ्रेमवर्क, जो कि अभी रिसेंटली अप्रूव किया गया ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा, वो है IMT 2020, करेक्ट। IMT 2030 ये एक अभी 6th जनरेशन विजन फ्रेमवर्क है जो IMT 2030 ये अप्रूव किया गया ड्यूरिंग द 44th मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, राइट। ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। 12 जून से 22 जून के बीच में ये मीटिंग हुई जहाँ पे ये फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया गया। यहाँ पे मेन एम क्या रहेगा कि हम कैसे फ्यूचर डेवलपमेंट करेंगे, कैसे हम आगे अपने इसको लेके जाएंगे, और 6G को हम कैसे डिफरेंट सेक्टर्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे एंड डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, फिर हम बात करते हैं ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। इसमें हमें बताना है कि कौन सी सिटी बेस्ट रहेगी इन टर्म्स ऑफ लिवेबिलिटी इंडेक्स, कौन सी सिटी वर्स्ट रहेगी, और इंडिया में दिल्ली एंड मुंबई की क्या रैंक रहेगी। तो सबसे पहले देखते हैं जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है ये रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ याद रखनी है कि दिल्ली और मुंबई की यहाँ पर क्या रैंक रहेगी, तो दिल्ली और मुंबई की रैंक आ जाती है 141, ये हो गई दूसरी चीज़ याद रखने की। तीसरी चीज़ याद रखेंगे इसमें टॉप किसने किया, जो कि वर्ल्ड की मोस्ट लिवेबल सिटी है फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर, वो है वियना, जो कि कैपिटल रहेगी ऑस्ट्रिया की, करेक्ट। तो ये आ जाती है आपकी तीसरी पोजीशन, वियना ने यहाँ पे टॉप किया, राइट। तो ये 3 चीज़ तो याद ही रखनी है। अब वियना फर्स्ट पोजीशन पे है, तो सेकंड पोजीशन पे अगर पूछा जाए तो कौन सी होगी, कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की कैपिटल रहेगी। और थर्ड पोजीशन पे आ जाता है आपका मेलबॉर्न, फोर्थ पोजीशन पे आ जाता है आपका सिडनी। ये तो हो गया टॉप से। अगर अब मैं बात करूं कि लीस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड, वो है डेमस्कस। ये कहां पर है, ये कैपिटल सिटी है सीरिया की, एंड इसकी रैंक रहेगी 173rd, और ये लीस्ट लिवेबल सिटी है इन द वर्ल्ड। तो करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन 2 141, एंड वियना कैपिटल ऑस्ट्रिया की ये फर्स्ट पोजीशन पे आ जाती है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में। नेक्स्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने $295 मिलियन को लोन को अप्रूव किया टू इम्प्रूव द ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी इन बिहार। पटना बिहार में रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब रोड्स को बेटर बनाने के लिए, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर 276 किलोमीटर लंबे 265 किलोमीटर लंबे रोड्स को, स्टेट हाईवेज को इम्प्रूव किया जाएगा, और उसके लिए $295 मिलियन का लोन जो दिया गया है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया गया है। यहीं पर 156.6 मिलियन $US ये गवर्नमेंट के द्वारा भी कंट्रीब्यूट किया जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट है अभी रिसेंटली विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन कंपनीज हैव रिसेंटली फीचर्ड ऑन द टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज ऑफ 2023। तो टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज 2023 की लिस्ट में कौन सी 2 इंडियन कंपनीज आ जाती हैं, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड मीशो। इन दोनों ने यहाँ पर टॉप किया। NPCI की बात करें तो उन्होंने UPI को लॉन्च किया था, जो कि एक रेवोल्यूशन बन चुका है। हर शॉप पर, हर व्यक्ति के फ़ोन में आप देखेंगे स्मार्टफोन में UPI की एप्लीकेशन रहती है, जिससे वो पेमेंट कर सकते हैं ईजिली फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू
अदर बैंक अकाउंट। करेक्ट। तो काफ़ी रेवोल्यूशन लाया है यूपीआई ने, इसीलिए इनको इसमें मैं लिस्ट किया गया। और दूसरा आ जाता है फिर आपका मीशो। ये आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। जैसे आप कपड़े यहाँ पे बाय कर सकते हैं, अपने शूज़ बाय कर सकते हैं, अपने कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और ये भी काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशन लाया है इन दिस सेगमेंट। तो इन दोनों को अभी टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज की लिस्ट में ऐड किया गया और ये दोनों वो इंडियन कंपनीज रहेंगी। और पायनियर कैटेगरी के अंदर इनको लिस्ट किया गया है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, नेम द यूनियन मिनिस्टर जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन को विद फेस ऑथेंटिकेशन फीचर। ये फेस ऑथेंटिकेशन फीचर क्या है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन होगा ना, अगर आप कोई स्मार्टफोन की बात करें तो उसमें आप स्मार्टफोन की मदद, अपने फेस की मदद से ही उसको अनलॉक कर पाएंगे। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसको अनलॉक करने की कोशिश करेगा तो आपका कैमरा पहचान लेगा कि आप नहीं हैं एंड वो अनलॉक नहीं होगा। करेक्ट। सिमिलरली पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन में भी ये फीचर प्रोवाइड किया गया है कि किसान वो अगर अपनी एप्लीकेशन खोलता है तो उसी किसान से खुलेगी, कोई और व्यक्ति उस एप्लीकेशन को नहीं खोल पाएगा। तो ये जो मोबाइल फीचर है ये किसके द्वारा, या फिर एप्लीकेशन का ये जो ऑथेंटिकेशन फीचर है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नरेंद्र सिंह तोमर, हमारे यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसको लॉन्च किया गया था अंडर द स्कीम फॉर द इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स, दैट इज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अगर ये आपकी 1% आपकी ये ऑथेंटिकेशन फीचर काम नहीं करता है तो ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड या फिर आप फिंगरप्रिंट से भी इसको ओपन कर पाएंगे, राइट? वरना इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि किस कंपनी ने अभी टेस्ट किया रमन 1 इंजन को, जो कि विक्रम 1 रॉकेट में यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे ये रमन 1 इंजन को टेस्ट किया गया है किसके द्वारा? तो ये टेस्ट किया गया स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा। कहाँ पर इसको टेस्ट किया गया? बेंगलोर कर्नाटका में टेस्ट किया गया। एंड ये जो रमन 1 इंजन है ये किस में यूज किया जाएगा? विक्रम 1 रॉकेट में इसको यूज किया जाएगा। ठीक है। एंड याद रखेंगे इसरो बेंगलुरु में इसको टेस्ट किया गया था, क्योंकि हम जानते हैं इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटका में ही, वहां पर इसको टेस्ट किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द बैंक जिन्होंने भी साइन किया एक एमओयू विद तमिलनाडु स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो किस बैंक ने अभी एक एमओयू साइन किया तमिलनाडु स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ? वो रहेगा हमारा इंडियन ओवरसीज बैंक। करेक्ट। इस बैंक ने टाई अप किया है तमिलनाडु रूरल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ, ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना वहाँ पर उनको प्रमोट किया जाए, उनकी ग्रोथ पर काम किया जाए, उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट किया जाए, ताकि जो ये ग्रोथ हो सके इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो कि तमिलनाडु में है। करेक्ट। डायरेक्टली याद रखेंगे। फिर इसी के साथ साथ एक होता है GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इन्होंने भी अभी एक MOU साइन किया किसके साथ? TANSTIA ये क्या है? तमिलनाडु स्मॉल एंड टाइनी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, चेन्नई तमिलनाडु में ही है। इन्होंने जेम के साथ एक MOU साइन किया ताकि जो सेलर बेस है, जो ऑडियंस है, वो उसमें बढ़ावा हमें देखने को मिल सके फॉर द सेलर्स ऑफ तमिलनाडु। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, विच स्टेट विल गेट इंडियाज फर्स्ट गीगा फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग लिथियम आयन सेल्स। तो इंडिया की पहली गीगा फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग लिथियम आयन सेल्स ये कहाँ सेटअप की जाएगी? गुजरात में सेटअप की जाएगी। और गुजरात में अगर आपको याद हो हम बनाएंगे आर्टिफिशियल डायमंड्स, राइट? और यही आर्टिफिशियल डायमंड अगर आपको याद हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो बाइडेन की वाइफ को दिया गया था एज अ गिफ्ट, अभी जब उनकी विजिट थी USA में। फिर गुजरात में ही सेमीकंडक्टर्स का प्लांट सेटअप किया जाएगा, यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स बनाए जाएंगे। फिर गुजरात में ही स्टील स्लैग रॉड है। एंड गुजरात में ही याद रखेंगे पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी आ रही है जो अपना कैंपस सेटअप करेगी जिफ्ट सिटी में, जो कि गुजरात में है। उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? वो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, डेकिन यूनिवर्सिटी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, किस बैंक ने अभी लॉन्च किया ई बैंक गारंटी इन पार्टनरशिप विद NESL? EBG, ई बैंक गारंटी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। पहले क्या होता था, बैंक गारंटी मिलने में आपको 3 से 4 बिजनेस डे लग जाते थे। अब इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी की मदद से आपको विद इन मिनट्स या सिर्फ एक से ज़्यादा 1 बिजनेस डे लगेगा आपको बैंक गारंटी मिलने में।
लेकिन ये बैंक गारंटी होती क्या है? बैंक गारंटी एक प्रॉमिस होता है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा कि जो उनकी लाइबिलिटीज है ऑफ अ बिजनेस उसको वो मीट कर सकें। करेक्ट। तो ये कौन सा बैंक रहेगा जिनके द्वारा ये लॉन्च किया गया ई बैंक गारंटी? इन्होंने लॉन्च किया ई बैंक गारंटी इन कोलैबोरेशन विद या इन पार्टनरशिप विद NESL, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। आपको बताना है विच इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल एनर्जी डाटा सर्वे एंड एनालिसिस के हिसाब से। तो यहीं पर अगर हम देखें तो ये डाटा हमें बताता है कि जो ये रिपोर्ट है ये रिलीज की गई थी एनर्जी डाटा मैनेजमेंट यूनिट अंडर द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है, एंड नीति आयोग के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया था, जो कि बताता है कि हमारी जो एनर्जी कंजप्शन का डाटा है वेरियस सेक्टर में इन इंडिया, ठीक है, कि किस सेक्टर में कितनी एनर्जी यूज़ हो रही है, किस पैटर्न से यूज़ हो रही है, क्या कंजप्शन पैटर्न्स रहेंगे। करेक्ट। तो अगर यहाँ पे हम ऑप्शंस देखें तो पहला ऑप्शन कहता है रिपोर्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय एनर्जी डाटा मैनेजमेंट यूनिट अंडर CEA। नहीं, अभी हमने देखा BEA एंड नीति आयोग के द्वारा मिलकर डाटा को रिलीज किया गया, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है द रिपोर्ट इंडिकेट्स एन 8% डिक्रीज इन एनर्जी कंजप्शन इन द ईयर 21-22 एंड द शेयर ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑन कंजप्शन हैज इंक्रीज टू 20.9%। तो यस, ऑप्शन बी ठीक है। सी कह रहा है एनर्जी सप्लाई टू द इकोनॉमी फॉर द पास्ट 6 years इज एक्चुअली लेस बाय 18% देन प्रीवियसली रिपोर्टेड बाय यूटिलाइजिंग इंडियन कोल कन्वर्जन फैक्टर्स इंस्टेड ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज कन्वर्जन फैक्टर। तो यस, ऑप्शन सी भी यहाँ पर ठीक रहेगा। तो कौन से ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाते हैं? सिर्फ ऑप्शन बी और सी। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे ठीक रहेगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग ऑटोनोमस बॉडीज अटैच्ड ऑफिसेज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट हैज़ बिन डिसकंटिन्यूड इन जून 2023। तो इसमें से बताना है कौन से अभी डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं। तो याद रखना तीनों के तीनों सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड एंड राष्ट्रीय महिला कोष, तीनों को अभी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अगर मैं बात करूँ राष्ट्रीय महिला कोष की, इसको लॉन्च किया गया था 1993 में, एंड इट इज़ टू एक्सटेंड द कोलेट्रल फ्री क्रेडिट टू वीमेन इनफॉर्मल सेक्टर में। ठीक है, कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड कराने की बात की गई टू द वीमेन इन इनफॉर्मल सेक्टर, लेकिन इसको अब क्लोज कर दिया गया, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। फिर मैं बात करूँ फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड की, तो 1964 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इट इज़ एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड के अंडर आता था, लेकिन फिर इसको मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के अंदर लाया गया। देन अगर मैं बात करूँ सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की, इसको 1953 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये एक चैरिटेबल कंपनी है और इसको NGO की तरह काम करने के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन सैडली तीनों को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। नेक्स्ट, इंडियन रेलवेज, इन्होंने अभी अनाउंस किया एक प्लान टू इंट्रोड्यूस इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रेन दैट इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम डैश डिस्ट्रिक्ट बाय मार्च 2024। तो अगर हम बात करें इंडियन रेलवेज ये प्लान कर रहे हैं कि इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये स्टार्ट अपना ऑपरेशन करेगी कहाँ से? जींद से, जो कि हरियाणा में रहेगा। जींद डिस्ट्रिक्ट का नाम है, याद रखेंगे। एंड ये एक्सपेक्टेड है कि मार्च 2024 तक ये अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देगी, इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन। फिर दूसरी चीज़ याद रखेंगे, पहला तो ये हो गया, फिर यहीं पे याद रखेंगे कि फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट ये कहाँ सेटअप किया गया है? तो पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट ये सेटअप किया गया है जोरहट, असम में। ठीक है, और यहीं पे याद रखेंगे असम में ही एक हाइड्रोजन रिएक्टर, हाइड्रोजन जनरेटर यूज़ किया जा रहा है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ किया जाएगा, और वो पावर कर रहा है एक पूरे गेस्ट हाउस को ऑन पायलट बेसिस। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द समिट फॉर न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट, जो कि पेरिस फ्रांस में हुआ 2023 में जून में। अगर इस पैक्ट की बात करें तो ये पहली चीज़ तो यही होगी, कहाँ पर हो रहा है? पेरिस फ्रांस में। करेक्ट। और यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया एक नया टूल किट, नई टूल किट यहाँ पे लॉन्च की गई टू सपोर्ट द कंट्रीज टुवर्ड्स क्राइसिस प्रिपेयर्डनेस रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। करेक्ट। इस टूल किट के अंदर क्या आता है, दो तीन चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो डेप्ट पेमेंट है ना उस पर पॉज लगा देते हैं, एंड
जो भी वो पैसा आपका बचेगा ड्यूरिंग द डेट पेमेंट, जो आप डेट पे नहीं कर रहे होंगे, तो उसको अपने कंट्रीज़ में ग्रो करने की जगह यूज़ करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अभी कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं, कैटास्ट्रॉफीज चल रही हैं, तो उसको वहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए उस डेप्ट का पेमेंट किया जाएगा। दूसरा आ जाता है कि रीडायरेक्टिंग फाइनेंसिस। रीडायरेक्टिंग फाइनेंसिस में क्या होगा कि आपका एक चंक ऑफ मनी जो कि कंट्रीज को प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपने एनर्जी रिस्पॉन्स में लगा सकें। जैसे फॉर एग्जांपल लॉकडाउन लग जाता है, आप अपने घर में नहीं, आप अपने घर का एग्जांपल लीजिए, इमरजेंसी फंड्स रखते हैं, वैसे ही कंट्रीज को यहाँ पे इमरजेंसी फंड्स रखने की बात की गई कि अगर कभी इमरजेंसी आ जाती है तो वहाँ पे वो अपनी पेमेंट कर सकें। करेक्ट। जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका का केस देखें तो इनके पास खाने को मतलब इंपोर्ट करने के भी पैसे नहीं थे कि ये बाहर से खाना इंपोर्ट कर सकें, तो ऐसे केस को थोड़ा सा सीरियसली लेते हुए और वहाँ पर इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर होने की बात की गई। देन इसी के साथ साथ बात करेंगे प्रिपेयरनेस एंड फाइनेंसिंग को लिंक करने की बात की गई ताकि इमरजेंसी सिस्टम डेवलप की जा सके एंड क्विक डिसबर्सिंग फाइनेंसेस अवेलेबल हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस। ये हम देख ही चुके हैं। फिर याद रखेंगे आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, इन्होंने $100 बिलियन का यहाँ पे ग्रांट अप्रूवल किया है फॉर स्पेशल ड्राइंग राइट्स अवेलेबल फॉर वनरेबल नेशंस। करेक्ट। तो कमिंग बैक अगर ऑप्शंस देखें तो पहला ऑप्शन कहता है कि वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया टूल किट टू सपोर्ट द कंट्रीज टुवर्ड्स क्राइसिस प्रिपेयरनेस रिस्पॉन्स एंड रिकवरी, तो बिल्कुल ठीक। सेकंड, जो टूल किट इंक्लूड करता है पॉज ऑन द डेब्ट रीपेमेंट्स फॉर द मोस्ट वनरेबल कंट्रीज इन द टाइप ऑफ क्राइसिस और कैटास्ट्रॉफी, ये भी बिल्कुल ठीक। तीसरा कहता है आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर रॉड्रिगो वॉल्स, ये तो है ही नहीं, कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। इन्होंने अनाउंस किया कि आईएमएफ रीच देयर टारगेट ऑफ मेकिंग $500 बिलियन इन स्पेशल ड्राइंग राइट्स, नहीं, $100 बिलियन इन स्पेशल ड्राइंग राइट्स अवेलेबल फॉर वनरेबल नेशंस। तो ऑप्शन सी तो गलत हो गया, तो करेक्ट क्या है? ऑप्शन 2, जहां पर ए और बी ऑप्शन ठीक रहेंगे। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने अभी लॉन्च किया रिसेंटली निश्चित पेंशन प्लान जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव रिटायरमेंट सॉल्यूशन रहेगा? तो याद रखेंगे ये आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये 100% गारंटेड कॉर्पस रहेगा टू एन अनइंटरप्टेड इनकम, और ये किसी इंडिविजुअल का प्लान रहेगा, राइट, किसी एक व्यक्ति के लिए, ऐसा नहीं कि आप ये फैमिली को प्रोवाइड करें। करेक्ट। नेक्स्ट, इसमें से बताना है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार। अगर हम साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार की बात करें तो पहला ऑप्शन देखते हैं, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इन्होंने 22 विनर्स को अभी अनाउंस किया ऑफ बाल साहित्य पुरस्कार 2023, तो बिल्कुल ठीक। दूसरा, रोथिंद्रनाथ गोस्वामी, इन्होंने साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार को रिसीव किया फॉर चांदपुर की चांद शॉर्ट स्टोरीज इन हिंदी लैंग्वेज, तो नहीं, कौन है वो? सूर्यनाथ सिंह, वो है, यहां मैं लिख देता हूं, ऑप्शन बी में क्या आएगा? सूर्यनाथ सिंह। इन्होंने रिसीव किया साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार को, करेक्ट, और इसको मिला फॉर कोटुक एप्लीकेशन शॉर्ट स्टोरीज इन हिंदी लैंग्वेज, करेक्ट। और ये चांदपुर की चांद स्टोरीज की जगह क्या होगा? कोटुक ऐप शॉर्ट स्टोरीज। तीसरा आ जाता है सुधा मूर्ति, इन्होंने रिसीव किया बाल साहित्य पुरस्कार फॉर ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज अंडर स्टोरी कैटेगरी इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो ऑप्शन सी भी आपका ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आपको बताना है इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द विनर ऑफ युवा पुरस्कार। ए ऑप्शन अतुल कुमार राय फॉर हिंदी नोवेल चांदपुर की चंदा, बिल्कुल ठीक। जिंतू गितरथा फॉर असमी शॉर्ट स्टोरीज मून मोरा टोरा, बिल्कुल ठीक। मंसूरी डायमरी फॉर बोडो पोइट्री सोमा जीव और, बिल्कुल ठीक। धीरज बिस्मिल फॉर डोगरी प्ले अल्हाड़ा, ये भी बिल्कुल ठीक। लेकिन फिफ्थ ऑप्शन देखिए, ये गलत हो जाता है। फिफ्थ ऑप्शन में आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जॉनी टकाडेसिला फॉर तेलुगु क्रिटिज्म विवेचनी, फॉर तेलुगु क्रिटिसिज्म विवेचनी, करेक्ट। तो ऑप्शन यहां पर 5 ठीक रहेगा आपका। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओ, सीएमओ होता है चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, जो आपकी मार्केटिंग का ध्यान रखता है कि कैसे हम अपने बिजनेस को आगे प्रमोट करेंगे। तो अभी फोर्ब्स की वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओ की लिस्ट के हिसाब से
हरीश भट्ट, ये वो ओनली इंडियन है जो कि टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं इन द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओस। ये किसके सीएमओ है? टाटा ग्रुप के सीएमओ है और ये 10th पोजीशन पे आते हैं। फिर अगर हम बात करें वर्ल्ड के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओ कौन रहेंगे, इसको मैंने कैसे याद करना बताया था, WWW, क्या विलियम वाइट, और ये किसके सीएमओ है? वॉलमार्ट के। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या आता है? ऑप्शन 4th। ये 10th रहेंगे हरीश भट्ट जो कि ब्रांड कस्टोडियन या फिर हम कहें सीएमओ है टाटा ग्रुप के, एंड विलियम वाइट रहेंगे फर्स्ट पोजीशन जो कि वॉलमार्ट के सीएमओ है। नेक्स्ट, नेम द आईआईटी जिन्होंने रिसेंटली कंडक्ट किया एक टेस्ट फ्लाइट एक्सपेरिमेंट फॉर देयर क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट। क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट अभी कहाँ पर किस आईआईटी के द्वारा टेस्ट किया गया? वो है आईआईटी कानपुर के द्वारा। करेक्ट। और इन्होंने सक्सेस किया ये क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट। ये क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है? आर्टिफिशियल रेन कराना, बारिश कराना। लास्ट ईयर दुबई में आर्टिफिशियल बारिश कराई गई थी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी। सिमिलरली यहाँ पर हम देखेंगे चाइना में लास्ट ईयर जब हीट वेव आई, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इन्होंने भी अपनी इरिगेशन कराने के लिए आर्टिफिशियल रेन कराई थी। राइट। आर्टिफिशियल ऐसी रेन नहीं होती कि बस हवा में जाके केमिकल स्प्रे कर दिया और बारिश हो गई। हवा में मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए, उस मॉइस्चर की मदद से ही आर्टिफिशियल रेन होती है। राइट। और यहाँ पे ये फ्लाइट के थ्रू एक केमिकल को स्प्रे किया गया जो कि था सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस, सॉल्ट एंड अदर एलिमेंट्स को यहाँ पे केमिकल एजेंट्स जो मेन होता है वो सिल्वर आयोडाइड होता है। इसको स्प्रे किया जाता है आपके क्लाउड्स में क्योंकि क्लाउड्स में मॉइस्चर होता है। फिर वो क्लाउड्स भारी हो जाते हैं एंड जैसे ही वो भारी हो जाते हैं तो वो रेनफॉल हो जाता है। करेक्ट। एंड काफ़ी हैवी रेनफॉल देखने को मिली थी अराउंड आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द स्टेट जिन्होंने रिसेंटली होस्टेड द लेबर 20 समिट एज अ पार्ट ऑफ G20 2023 समिट इन इंडिया। वो कौन सा रहेगा जहाँ पे लेबर समिट हुई थी? वो थी बिहार में। ये लेबर समिट L20 कहाँ पर हुई? बिहार, या फिर हम बोले पटना बिहार में 21 से 23 जून के बीच में। एंड यहाँ पर जो लेबर्स हैं और वीमेन की सेफ्टी है इनके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन किया गया। करेक्ट। यहीं पर याद रखेंगे 173 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम 28 डिफरेंट नेशंस। अपार्ट फ्रॉम दिस G20 कंट्रीज़ को भी इनवाइट किया गया इंडिया के द्वारा, जैसे बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, नेपाल एंड UAE भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 2023 वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जो कि रिलीज़ की गई यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम के द्वारा, इसमें बताया गया कि ऑलमोस्ट 296 मिलियन पीपल ड्रग्स को यूज़ करते हैं 2021 में। सिर्फ 2021 में 296 मिलियन पीपल ने ड्रग्स को यूज़ किया, जिसमें से अगर हम डाटा देखें तो 13.2 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंजेक्ट किया ड्रग्स को यूजिंग सिरिंज या फिर इंजेक्शंस। करेक्ट। देन इसी के अलावा एक डाटा बताता है कि जो ड्रग यूज डिसऑर्डर्स हैं वो इंक्रीज हो गए हैं टू 39.5 मिलियन पीपल, जो कि हमें देखने को मिलता है 45% का इंक्रीज ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। करेक्ट। ड्रग्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहते हैं बॉडी के लिए, सो उसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। बस डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेके, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट, जितना अमाउंट का आपको डोज अप्रूव करता है सिर्फ उतना ही लेना चाहिए। करेक्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, they have recently partnered with WHO to launch the new health impact investment platform। तो अभी देखो, आपसे पूछा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स इन्होंने पार्टनर किया WHO के साथ ताकि न्यू हेल्थ इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जा सके। तो याद रखना वो है एशियन अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक एंड इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। इन तीनों ने अभी पार्टनर किया किसके साथ? WHO के साथ, ताकि एक न्यू हेल्थ इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जा सके। और ये जो प्लेटफॉर्म होगा ये आपका लो इनकम कंट्रीज एज वेल एज लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज के लिए लॉन्च किया गया है। और यहीं पर याद रखेंगे ये जो इवेंट हुआ जहाँ पे ये डिस्कशन हुई वो कहाँ पर हुई थी? पेरिस, फ्रांस में हुआ था ड्यूरिंग द न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट जो साइन किया गया। करेक्ट। और यहीं पर 1.5 मिलियन यूरोज ग्रांट को अप्रूव किया गया टू दिस लो इनकम कंट्रीज एंड लो मिडिल इनकम कंट्रीज, ताकि जो इनकी पॉपुलेशन हैं उसमें प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड
की जा सके। प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज को बेटर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए इन द लो इनकम कंट्रीज एंड लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज ये पैक्ट साइन किया गया था, जो कि आपका न्यू हेल्थ पैक्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड बैंक। इन्होंने अभी रिसेंटली कितना लोन अप्रूव किया कि जो टेक्निकल एजुकेशन है इंडिया में एंड जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर द स्टूडेंट्स इन इंडिया उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो अ टोटल ऑफ $255.5 मिलियन का लोन अप्रूव किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ताकि जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको इंडिया में इम्प्रूव किया जा सके और बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सके टू द स्टूडेंट्स इन इंडिया। इसी के अंडर याद रखेंगे जो ये लोन प्रोवाइड किया गया है ये आपका 14 साल के लिए लोन प्रोवाइड किया गया है विद अ 5 years ग्रेस पीरियड। ये जो प्रोजेक्ट है दिस विल स्पेन ओवर 5 years एंड ये ऑलमोस्ट 275 गवर्नमेंट रन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को कैटर करेगा, जहाँ पर कुछ 3.5 लाख स्टूडेंट्स को यहाँ पर एनुअली बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अभी फर्स्ट एवर एडिशन या फिर मैं बोलूँ इनॉग्रल एडिशन था आपका यूनेस्को अल फौजान इंटरनेशनल पीस प्राइज 2023 का। राइट, और यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से किस पर्सनैलिटी को अभी यूनेस्को अल फौजान इंटरनेशनल प्राइज से सम्मानित नहीं करा गया है, और वो है ऑप्शन 3, इनको सम्मानित नहीं किया गया। हिशम ओमरान, लीला हजा, फेडरिको एड्रिल, दो और नाम इसके अलावा याद रखेंगे, वो हैं डॉक्टर जेलिना व्लाडिक, करेक्ट, ये सर्बिया से हैं। एंड दूसरा है प्रोफेसर एब्डन अटेंगना, ये भी आपके कैमरून से हैं, करेक्ट। ये 5 लोग हैं जिनको अभी रिसेंटली यूनेस्को अल फौजान इंटरनेशनल प्राइज से सम्मानित करा गया, और जो कि फर्स्ट एडिशन था, इनॉग्रल एडिशन था। राइट, नेक्स्ट, नेम द रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट हैज रिसेंटली डिलीवर्ड द सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट टू इसरो फॉर आदित्य L1 सोलर मिशन। ये L1 क्या है आदित्य के साथ, ये होता है लैग्रेंज पॉइंट। ये वो पॉइंट होता है स्पेस में जहाँ पर हम इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को प्लेस करेंगे और वो स्पेस में वहीं पर रहेगा, करेक्ट। ये जो हम सबसे पहले देखते हैं आदित्य ये इंडिया का सोलर मिशन है, या फिर हम इंडिया का मिशन कह सकते हैं जो सन को एक्सप्लोर करेगा। सन को स्टडी करने का ये मिशन लॉन्च किया जाएगा आदित्य, और ये L1 उसका पॉइंट हो गया, करेक्ट। तो अभी उस इंस्टीट्यूट का नाम बताओ, रिसर्च इंस्टीट्यूट का, जिन्होंने डिलीवर किया सूट जो कि है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप को टू इसरो फॉर देयर आदित्य L1 सोलर मिशन। वो है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, करेक्ट। इन्होंने इसको डिलीवर किया, राइट। और ये जो सूट टेलीस्कोप है ये प्रोवाइड करेगा फुल डिस्क इमेजेस ऑफ द सन इन, राइट। चलिए नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने अभी लेटेस्ट इनकी मन की बात एपिसोड था और इन्होंने मियाकी प्लांटेशन के बारे में डिस्कस किया, जो कि जापान कंट्री में होता है, वहाँ पे मेथड इसको यूज़ किया जाता है। एंड ये जो मियाकी प्लांटेशन है ये बेसिकली क्या है, क्रिएटिंग डेंस अर्बन फॉरेस्ट इन अ स्मॉल एरिया। एक छोटे से एरिया में काफ़ी सारे प्लांट्स को लगाना, और उससे क्या होगा, उसकी जो मेंटेनेंस है वो भी कम होगी, जो अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है वो भी कम होगा, और छोटे से एरिया में एकदम डेंस लुक आपको देखने को मिलेगा, करेक्ट। याद रखेंगे ये है मियाकी प्लांटेशन। फिर याद रखना ये जो पीएम मोदी है इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था केरला बेस्ड पर्सन का, जिनका नाम है राफी रामनाथ। इन्होंने मियाकी टेक्निक को यूज़ करके एक मिनी फॉरेस्ट डेवलप किया, जहाँ पर 115 वैरायटी ऑफ ट्रीज को सेटअप किया गया था या फिर प्लांट किया गया था, करेक्ट। तो ये मियाकी टेक्निक कहाँ की है, जापान की। नेक्स्ट आ जाता है किस स्टेट ने रिसेंटली लॉन्च किया फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम फॉर ILP सिस्टम, इनर लाइन परमिट के लिए अभी फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम लॉन्च करने वाली स्टेट कौन बन गई है, मणिपुर। मतलब जब आप स्टेट में एंट्री लेंगे, जब आप बाहर से मणिपुर में एंट्री लेंगे
तो आपकी फेशियल रिकॉग्नाइजेशन के बेस पर आपको ILP मिलेगा, मतलब आपको एंट्री उस बेस पे मिलेगी एंड आपका पूरा रजिस्टर किया जाएगा, आपके नाम, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपके फेस को, ताकि आप एंटर कर रहे हैं और प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा कि कितने लोग हमारे स्टेट में एंटर कर रहे हैं और कितने लोग बाहर जा रहे हैं। करेक्ट। और इसको अभी पहली बार कहाँ पे लॉन्च किया गया था? मणिपुर में इसको लॉन्च किया गया 1 जनवरी 2020 में। नेक्स्ट आ जाता है करेक्ट बताना है विद रिस्पेक्ट टू द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू USA। तो USA में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया, यहाँ पे 3-4 चीज़ पे बात की गई। पहली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोलैबोरेशन करने की बात की गई और यहाँ पे $2 मिलियन का ग्रांट इस्टेब्लिश किया गया इसके लिए। फिर यहीं पे बात की गई कि हम इंडिया और USA मिलके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएंगे बाय 2024। फिर यहीं पे यूरिया एंड फर्टिलाइजर्स की बात की गई एंड यहीं पर आपके जो फाइटर जेट होते हैं उसके इंजन को डेवलप करने की बात की गई, ताकि इंडिया में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो बढ़ सके, इंडिया में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में बूस्ट आ सके। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि US के GE एरोस्पेस ने MOU साइन किया हॉल के साथ, ताकि फाइटर जेट इंजन्स को डेवलप किया जा सके इंडिया में फॉर इंडियन एयरफोर्स। फिर इंडिया एंड USA ने एक एग्रीमेंट साइन किया ताकि हम 2024 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएं, तो दूसरा भी ठीक। तीसरा आ जाता है अभी नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट जो बाइडन के बीच में एक अनाउंसमेंट हुई फॉर द वर्किंग टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नहीं टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम टेक्नोलॉजीज को लेके यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की गई और 10 मिलियन ग्रांट नहीं, यहाँ पे $2 मिलियन का ग्रांट अप्रूव किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने वो पहला बैंक बन गया और वो पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है टू इंट्रोड्यूस द फैसिलिटी ऑफ UPI पेमेंट्स टू मर्चेंट्स थ्रू रुपे क्रेडिट कार्ड। रुपे क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपके मर्चेंट्स को पेटीएम या फिर पेमेंट करने की बात की गई थ्रू UPI, और UPI हम जानते हैं NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया था और इससे आपकी डायरेक्ट इजीली पेमेंट हो जाती है। करेक्ट। तो वो बैंक कौन है? वो है कैनरा बैंक। ये वो पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बना जिन्होंने UPI फैसिलिटी प्रोवाइड करी फॉर द पेमेंट्स थ्रू फॉर द मर्चेंट्स टू पेमेंट थ्रू दिस रुपे क्रेडिट कार्ड। आप रुपे क्रेडिट कार्ड से UPI मतलब पहले ऐसा होता है ना, आपका जो UPI होता है वो बैंक टू बैंक होता है, फ्रॉम डेबिट कार्ड से वो पेमेंट होती है, लेकिन कैनरा बैंक ने अप्लाई कर दिया कि आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी UPI की फैसिलिटी यूज कर सकते हो फॉर द पेमेंट टू द मर्चेंट। करेक्ट। और ये जो फैसिलिटी है ये कैनरा बैंक की जो एप्लीकेशन है सुपर ऐप उसमें अवेलेबल है, कैनरा AI1 में। नेक्स्ट करेक्ट बताना है विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड बैंक्स फंड फॉर इंडिया इन जून 2023। तो अगर हम इसमें डाटा देखें तो अभी वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया $391 मिलियन, ठीक है, किसके लिए? ताकि हेल्थ केयर सर्विस को इम्प्रूव किया जा सके एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सके इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो कि हैं असम में एंड त्रिपुरा में। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल ठीक है, 391 ठीक है, हेल्थ केयर प्रोवाइड और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे? असम और त्रिपुरा में। बी ऑप्शन पे आ जाते हैं, अभी असिस्ट प्रोजेक्ट रिसीव करेगा $251 मिलियन और त्रिपुरा का रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सर्विस डिलीवरी प्रोजेक्ट रिसीव करेगा $140 मिलियन। तो ये दोनों भी ठीक है, बिल्कुल प्रोमेंट ठीक है। तीसरे पे आ जाते हैं, वर्ल्ड बैंक इन्होंने अप्रूव किया $300 मिलियन का लोन टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट रन स्कूल्स ऑफ ओडिशा अंडर प्रोजेक्ट चौक। लेकिन चौक प्रोजेक्ट तो हमने पढ़ा था, ये कहाँ का है? ये तो छत्तीसगढ़ का है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। राइट, चौक प्रोजेक्ट कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। और यहाँ पे क्या है? बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराने की बात की जाती है, जो कि इसकी फुल फॉर्म भी है चौक की है, छत्तीसगढ़ एक्सेलरेटिंग लर्निंग फॉर अ नॉलेज इकोनॉमी ऑपरेशन। और यहाँ पे 4 मिलियन स्टूडेंट्स को बेनिफिट प्रोवाइड कराने की बात की जाती है अंडर चौक। करेक्ट। और 300 मिलियन ग्रांट अप्रूव किया गया फॉर द छत्तीसगढ़ प्रोजेक्ट चौक। राइट। नेक्स्ट फिर S&P ग्लोबल रेटिंग की बात करें तो यहाँ पे जो फॉरकास्ट की गई है इंडिया की GDP ग्रोथ रेट वो कितनी की गई है? 6% की गई है बाय S&P ग्लोबल रेटिंग्स फॉर 2023-24। यहीं पर आपको एक चीज़ समझनी है कि अगर हम आगे देखें फिस्कल ईयर 24, फिस्कल ईयर 25, फिस्कल ईयर 26, हर जगह यहाँ पर इंडिया की जो ग्रोथ रेट है ना 6% प्लस से यहाँ पे रजिस्टर की गई है। और वेरियस ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे 6% से ज़्यादा यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर मार्केट में छोटी सी भी हलचल हो जाती है ना तो ये जो रिपोर्ट का डाटा होता है ना ये वेरी कर जाता है। करेक्ट। अभी हम देखें जैसे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इंडिया 7.2% से ग्रो करेगा, हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 6.8 से लेकर 7% के बीच में रहेगा, लेकिन 7.2% इंडिया ने GDP क्लॉक करी। और
अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, तो हम देखेंगे इंडिया एक बहुत अच्छी पोजीशन में है। एंड कोई बड़ी बात नहीं है, 24, 25, 26 में भी इंडिया 7% तक की भी जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट कर सकता है, राइट? पूरे चांसेस है। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी हैज रिसेंटली ज्वाइंड द एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी? कौन है वो है झूलन गोस्वामी एंड इयॉन मॉर्गन। इन दोनों का नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। झूलन गोस्वामी की अगर मैं बात करूं, एक चीज और याद रखेंगे यहाँ पे, ये जो मैग लैनिंग है ना, इसकी जगह एक नाम याद रख लो और अच्छा याद रहेगा, हैदर नाइट। हैदर नाइट, झूलन गोस्वामी एंड इयॉन मॉर्गन, इन तीनों ने अभी रिसेंटली आपका मेंस वीमेन क्रिकेट कमेटी को ज्वाइन किया है, एमसीसी की। करेक्ट। यहीं पर याद रखेंगे झूलन गोस्वामी, क्योंकि इंडियन है, इनके बारे में बात करते हैं। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2012 में। इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया 2010 में, राइट? एंड इन्होंने, ये वन ऑफ द वर्ल्ड की फास्टेस्ट वीमेन क्रिकेटर की बॉलर थी। एंड इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले ली थी 2022 में। एंड शी वॉज मेड एन ऑनररी लाइफ मेंबर ऑफ द मेलबर्न क्रिकेट क्लब अप्रैल 2023 में। तो झूलन गोस्वामी, इयॉन मॉर्गन एंड हैदर नाइट, इन तीनों को अभी एमसीसी मेलबर्न क्रिकेट क्लब की वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी में ज्वाइन किया गया था। नेक्स्ट, उन पर्सनैलिटी का नाम बताओ जिनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। आउटर स्पेस अफेयर्स के लिए किनको अभी डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है? वो है आपकी आरती हॉला मैनी। करेक्ट, ये इंडियन अमेरिकन है, राइट? और इनको अभी अपॉइंट किया गया डायरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। ठीक है, ये रिप्लेस किनको करेंगी ये, या फिर सक्सीड किनको करेंगी? साइमोनेटा दी पीपो। ये साइमोनेटा दी पीपो, ये कहाँ की हैं? ये इटली की हैं, राइट? और ये 2014 से लेकर 2022 तक इन्होंने डायरेक्टर की पोजीशन संभाली है ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। करेक्ट। और अब आरती हॉला मैनी यहाँ पे अपॉइंट की गई हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है नंदी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये भी अप्रूवल मिला फॉर न्यू ड्रग एंड इनकोलेशन ऑफ सिस्टम पोर्टल के लिए। पूछा जा रहा है कि ये जो नंदी एनओसी दिया जाता है, ये भी जो लॉन्च किया गया है, ये किस यूनियन मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पुरुषोत्तम रूपाला जी, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, इनके द्वारा ये नंदी एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अप्रूवल को लॉन्च किया गया। करेक्ट। ये दिया किसके द्वारा जाता है? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा इसको दिया जाता है। करेक्ट। और ये जो इंटीग्रेशन है नंदी पोर्टल का, ये किया गया विद सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ताकि जो प्रोसेस है अप्रूवल का उसको और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन बनाया जा सके। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली अनाउंस किया एक प्लान टू शिफ्ट देयर ग्लोबल हेडक्वार्टर्स फ्रॉम कैनरी वार्फ टू लंडन सिटी फाइनेंस डिस्ट्रिक्ट बाय द एंड ऑफ 2026? वो रहेगा HSBC बैंक, राइट? HSBC बैंक ये अपना पूरा ग्लोबल हेडक्वार्टर शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम कैनरी वार्फ टू लंडन सिटी फाइनेंस डिस्ट्रिक्ट बाय द एंड ऑफ 2026। नेक्स्ट आ जाता है, आपसे पूछा जा रहा है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया एक एग्जीबिशन जो था बैंकिंग ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। इसकी थीम थी वसुदेव कुटुंबकम या फिर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और हम जानते हैं ये थीम किसकी है? इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी की ये थीम रहेगी। यहाँ पर आपके अलग अलग G20 नेशंस की जो बैंक नोट्स हैं उनको शोकेस किया गया। एंड जो अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अपॉइंट की गई हैं उनको भी यहाँ पे नॉमिनेट करा गया है, राइट? उनको यहाँ पे मतलब लिस्ट किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कृष्ण पाल, इन्होंने इनॉग्रेट किया एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि है उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र। ये उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र जो है इसको लॉन्च किया गया है नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, जो कि बदरपुर में है, न्यू दिल्ली में। फिर पूछा जा रहा है कि ये जो उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र है इसको सेटअप किया गया था किसके द्वारा? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE के द्वारा इसको सेटअप किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर।
ठीक है, उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और दिल्ली में बदरपुर में इसको सेटअप किया गया है एट द नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें से बताना है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू यूएसए एंड इजिप्ट। सबसे पहला बात करें तो ड्यूरिंग दिस विजिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो विजिट थी यूएसए में, यहाँ पर आते ही बोइंग ने $100 मिलियन इन्वेस्टमेंट करने की बात की इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोग्राम्स फॉर ट्रेनिंग पायलट्स इन इंडिया, तो ऑप्शन ए ठीक। सेकेंड, यहाँ पे 3 यूएस जो बिग जाइंट कंपनीज हैं जैसे अमेजॉन, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने इंडिया में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की बात करी, टेक्निकल कॉपरेशन की बात करी और इंडियन टेक्नोलॉजी सेक्टर में ग्रोथ लाने की बात करी, तो ऑप्शन बी भी ठीक। सी आ जाता है, प्राइम मिनिस्टर की विजिट के दौरान इजिप्ट में इनको ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि इजिप्ट का हाईएस्ट स्टेट ऑनर रहेगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलेंगे। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यहाँ पे सम्मानित किया गया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को किस कंट्री के द्वारा उनके हाईएस्ट स्टेट ऑनर से सम्मानित किया गया, वो है इजिप्ट, और ऑर्डर को अवार्ड का नाम रहेगा ऑर्डर ऑफ द नाइल, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वाकरेली साइमंड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की 2024 की। ये डाटा भी रिलीज किया गया था जून में, और यहाँ पे बताया गया डैश इज द ओनली इंडियन इंस्टीट्यूट अमंग द टॉप 150 यूनिवर्सिटीज। तो टॉप 150 का मतलब 149 रैंक पे आ जाता है हमारा आईआईटी बॉम्बे, जो कि जिसने 149th पोजीशन रहेगी क्वाकरेली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में ग्लोबली, और इंडिया में इसने टॉप किया। यहीं पर याद रखेंगे, अगर मैं इस क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करूं, यहाँ पे टॉप किसने किया या फर्स्ट पोजीशन किसकी आई, एमआईटी ने यहाँ पे टॉप किया, एमआईटी की फर्स्ट पोजीशन रहेगी, करेक्ट। एमआईटी यूएसए में है और 12th टाइम कॉन्जिक्यूटिवली इन्होंने यहाँ पर टॉप किया है। इसके बाद फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सेकंड पोजीशन पे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थर्ड पोजीशन पे आ जाता है। इसी के अलावा याद रखेंगे, ये जो डाटा रिलीज किया गया है ये 20th एडिशन है क्वाकरेली साइमंड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का, और यहाँ पे 1500 से भी ज़्यादा इंस्टीट्यूशन का डाटा कलेक्ट करके डाटा को रिलीज किया गया। फिर अगर मैं बात करूँ, ये तो था टॉप 50 में इंडिया की आईआईटी बॉम्बे आ जाती है। अगर मैं टॉप 200 की बात करूँ तो आईआईटी मुंबई, आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी दिल्ली, 2 इंस्टीट्यूट आ जाते हैं टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्टेप्स टेकन बाय WHO। तो इन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं उनके बारे में देखें, तो यहाँ पर आ जाता है WHO एंड इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फॉर फार्माक्यूटिकल्स फॉर ह्यूमन यूज, इन्होंने अनाउंस किया है कोलैबोरेशन टू इंक्रीज द रजिस्ट्री एंड शेयरिंग ऑफ रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन ऑन मेडिकल प्रोडक्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, तो ऑप्शन ए ठीक। दूसरा कह रहा है WHO एंड यूनिसेफ ने एक MOU साइन किया to collaborate on joint global advocacy initiatives over the next 3 years to promote health, to protect health for all। तो याद रखेंगे ये यूनिसेफ नहीं है, ये आ जाता है आपका ग्लोबल सिटीजन, राइट, ग्लोबल सिटीजन। तो WHO एंड ग्लोबल सिटीजन ने एक MOU साइन किया टू कोलैबोरेट ऑन जॉइंट ग्लोबल एडवोकेसी इनिशिएटिव्स फॉर द नेक्स्ट 3 years ताकि हेल्थ को प्रमोट किया जा सके, राइट। तो ऑप्शन बी गलत हो जाता है। तीसरा है एक MOU साइन किया गया था एट एन इवेंट जिसका नाम है पावर आवर प्लेनेट लिव इन पेरिस इवेंट। ये एक इवेंट के दौरान हुआ था जो कि था न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट, जो कि पेरिस फ्रांस में ही ये इवेंट हुआ था, तो ये ऑप्शन भी ठीक है, इवेंट का नाम करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने अभी BSNL के साथ टाई अप किया टू प्रोवाइड प्राइवेट 5G नेटवर्क सॉल्यूशन। प्राइवेट 5G नेटवर्क सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए टू भारत संचार निगम लिमिटेड टू BSNL, किस कंपनी ने इनके साथ टाई अप किया, वो है L&T ने, लार्सन एंड टर्बो टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड ने टाई अप किया BSNL के साथ टू प्रोवाइड प्राइवेट 5th जनरेशन ऑफ नेटवर्क सॉल्यूशन। इससे क्या होगा, 5G नेटवर्क सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे ना, तो कंपनीज को, प्राइवेट कंपनीज को प्रोवाइड किए जाएंगे, तो उनका जो AR सेगमेंट है, जो उनका VR सेक्टर है, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, IoT, इनमें हमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा, और एक्सपेक्टेड है कि 2026 तक जो ये सेक्टर है ये आपका $8 बिलियन से भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें तो 2022 से ही हमें कुछ 35.7% का एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट यहाँ पर देखने को
मिलेगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग्स, इनको ऑनररी अवार्ड से सम्मानित किया गया एट द अकेडमीज 14th गवर्नर अवार्ड्स। तो कैरल लिटलटन, एंजेला बेसेट्स एंड मेल ब्रुक, इन तीनों को अभी यहाँ पर सम्मानित किया गया है विद द ऑनररी अवार्ड्स ड्यूरिंग द अकेडमीज 14th गवर्नर अवार्ड्स के। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हेलन केलर्स डे। ये हेलन केलर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 27 जून को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड जो हेलन केलर है ना, ये डेफ बॉर्न हुई थी एंड ब्लाइंड बॉर्न हुई थी, लेकिन स्टिल इन्होंने अपने लाइफ गोल्स को अचीव किया। ये एक राइटर बनी और इन्होंने नंबरस बुक्स को यहाँ पर पब्लिश करा गया है। और अभी इन्हीं की को सम्मानित में रखते हुए, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 27 जून को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जीआई टैग। अभी जीआई टैग की बात करें तो ये वो किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है जो कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन में फेमस प्रोडक्ट हो, राइट। तो जीआई टैग मिला अभी 7 हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को, यूपी के ये 7 हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स रहेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, 2 क्वेश्चन पूछता हूँ चलो मैं आपसे। पहला तो बताओ टोटल नंबर ऑफ जीआई टैग्स कितने प्रोडक्ट्स को मिल चुका है यूपी में, और हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग्स किन को मिलने वाली वो स्टेट कौन सी है, कि मतलब उस स्टेट को सबसे ज़्यादा जीआई टैग्स मिले हैं। तो जो टोटल जीआई टैग्स हैं यूपी के वो कितने आ जाते हैं? 52 आफ्टर द इंडक्शन ऑफ दी 7 हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को जो जीआई टैग मिला, तो टोटल नंबर 72 आ जाता है। लेकिन अगर मैं पूछूं हाईएस्ट जीआई टैग मिलने वाली वो स्टेट कौन सी है जिसमें सबसे ज़्यादा जीआई टैग्स मिले हैं, तो वो भी आपकी उत्तर प्रदेश आ जाती है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइंस प्रहलाद जोशी इन्होंने रिलीज की फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया। ये जो मिनरल्स होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल्स होते हैं अलग अलग सेक्टर में। जैसे अगर हम बात करें लिथियम आयन आपका बैटरीज में आ जाता है, और बैटरीज आपकी कहाँ? स्मार्टफोन्स में, आपकी गाड़ियों में, जो आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है। फिर डिफेंस सेक्टर्स में आपके केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, एग्रीकल्चर में, एनर्जी सेक्टर में, फार्माक्यूटिकल्स, टेलीकॉम सेक्टर, यहाँ पर हम यूज़ किए जाते हैं। और इन 30 मिनरल्स का यहाँ पे जो आपको पूछा गया कि हाउ मैनी एसेंशियल मिनरल्स वर आइडेंटिफाइड इन दिस रिपोर्ट, जो कि क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया की ये रिपोर्ट रहेगी, फर्स्ट एवर रिपोर्ट थी। तो यहाँ पे 30 मिनरल्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, अलग अलग सेक्टर्स में यूज़ किया जाएगा इनको। ठीक, जैसे अगर हम बात करें टेलीकॉम्युनिकेशन सेक्टर, ट्रांसपोर्ट में आपका नेशनल सिक्योरिटी को आप करने के लिए, जैसे फिर और ये जो 30 मिनरल्स हो गए, जैसे आपका टंगस्टन, जिरकोनियम, आपका कैडमियम, लिथियम, इंडियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, बिस्मथ, बेरिलियम, एंटीमनी, ये सारे आपके कुछ मिनरल्स रहेंगे और काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे ये आपके सेक्टर्स में। और इनकी मदद से हम इन मिनरल्स को कैसे हम अपने सेक्टर में और इनकॉर्पोरेट करके आगे बढ़ावा दें, और इन मिनरल्स को हम इंडिया में ही अपना यूज़ करें और इंडिया में ही हम इनको खदानों में से निकालें। और इससे क्या होगा, इंडिया जो सेल्फ रिलायंस के रोड मैप पे है वो चल पड़ेगा और इंडिया को दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा फॉर द इंपोर्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट। करेक्ट, हम बेशक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लें लेकिन हम इंपोर्ट नहीं करना चाहते। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज रिसेंटली रिसीव्ड द फर्स्ट ऑटोमेटिव PLI सर्टिफिकेट फ्रॉम ARAI? कौन सी रहेगी? वो है महिंद्रा लास्ट मोबाइल कनेक्टिविटी। इनको अभी ये वो पहली फर्म बनी जिनको ऑटोमेटिव PLI सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया अंडर 25,938 करोड़ रुपीस की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स फॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के लिए, राइट। तो महिंद्रा लास्ट मोबाइल कनेक्टिविटी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। ये वो पहली ऑटोमेटिव PLI सर्टिफिकेट मिलने वाली कंपनी रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू फॉस्टिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023, यह भी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड एसेंचर के द्वारा, जिसमें बताया गया इंडिया की क्या रैंक रहेगी इन द एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स 2023। तो इंडिया की रैंक आ जाती है 67th इन दिस एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स। और ये एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स रिलीज किसके द्वारा किया गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड एसेंचर के द्वारा, करेक्ट। और यहीं पे बताया गया जो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है वो है स्वीडन। स्वीडन ने टॉप किया इन द इंडेक्स, वाइल ETI इसका स्कोर रहेगा 78.5 स्वीडन का। सेकंड पोजीशन पे स्वीडन के बाद कौन आ जाता है? स्वीडन के बाद आ जाता है आपका डेनमार्क, राइट। डेनमार्क के बाद थर्ड पोजीशन पे कौन आ जाता है? नॉर्वे।
राइट। और इंडिया की क्या पोजीशन रहेगी, 67 पोजीशन पे इंडिया आ जाता है। नेक्स्ट, which country has recently removed from an annual report on the impact of armed conflict on children by यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गटर्स। इनके द्वारा, अभी अगर आपको याद हो तो हमने ये डेली करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया था, और यहाँ पर ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी, क्योंकि इंडिया को 2010 से एक लिस्ट में, एक रिपोर्ट में डाला गया था, और वो रिपोर्ट बताती है कि जो आपका आर्म्ड कन्फ्लिक्ट होते हैं, जो दंगे फसाद हो गए या फिर कहीं पे कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी वजह से जो चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे हैं, उन पे जो इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस लिस्ट में इंडिया को 2010 से इंक्लूड किया गया था, और इस लिस्ट में आपके पाकिस्तान, नाइजीरिया, फिलिपीन, कैमरन ऐसी कंट्रीज हैं। करेक्ट। इंडिया के लिए भी क्यों खुशी की बात है, क्योंकि इंडिया को अभी इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल की लिस्ट से हटा दिया गया है, और ये ऑफिशियली हो गया है 2023 में कि इनको इस लिस्ट से हटा दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, पुरुषोत्तम रुपाला। इनके द्वारा भी एक रिपोर्ट फिश डिजीज ये लॉन्च की गई, जो कि एक एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन है फॉर एक्वेटिक एनिमल डिजीज रिपोर्टिंग के लिए। तो ये रिपोर्ट फिश डिजीज क्या है, ये एक एप्लीकेशन का नाम है, मोबाइल एप्लीकेशन। किसके द्वारा रिलीज की गई, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डीलिंग के द्वारा रिलीज की गई। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफ ICAR डेवलप किया है इस रिपोर्ट फिश डिजीज एप्लीकेशन को अंडर द नेशनल सर्वेलेंस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिजीज। तो वो रहेगा ICAR, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स। इनके द्वारा आपका ये रिपोर्ट फिश डिजीज एप्लीकेशन को डेवलप किया गया, और ये एंड्रॉयड की एप्लीकेशन है। बेसिकली कोई भी फिशेज में अगर हमें जो प्रॉन्स हो गए, यहाँ पर अगर कोई भी डिजीज देखने को मिलती है, तो उससे पहले ही वहाँ पर अवेयरनेस लोगों को बताया जा सके, एंड उस डिजीज से कैसे कैटल करना है, उसके टेक केयर करना है, उन फिशेस को कैसे बचाना है, क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है, उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। करेक्ट। और ये लॉन्च की गई, डेवलप की गई ICAR, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है, किस कंट्री ने रिसेंटली कंडक्ट किया पहला टेस्ट ऑफ फायरिंग ऑफ अ VMAX हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, जो कि डेवलप करने के काम आता है ऑफ न्यू मिसाइल टेक्नोलॉजी। तो याद रखेंगे, फ्रांस के द्वारा ये VMAX हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को टेस्ट किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये जो VMAX है प्रोग्राम फ्रांस का, ये डेवलप किया गया किसके द्वारा, एरियाने ग्रुप। ये एक डिफेंस कंपनी है फ्रांस की, जो कि स्पेशलाइज करती है इन स्पेस लॉन्चेस। करेक्ट। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया विद माइक्रॉन, ताकि $2.75 बिलियन का एक सेमीकंडक्टर असेंबली सेटअप की जा सके। ये एक सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी रहेगी, ये गुजरात में सेटअप की जाएगी, राइट। और सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं हमारे कहाँ काम आते हैं, सेमीकंडक्टर्स आप देखेंगे हमारे अलग अलग सेक्टर्स में काम आते हैं, जैसे आपकी कार्स, बैटरीज लगती हैं, राइट। कार्स में आ जाते हैं सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी है। स्मार्टफोन्स में, लैपटॉप्स में, आपके टैबलेट्स में, आपके टीवीज़ में, हर जगह आपके सेमीकंडक्टर्स को यूज़ किया जाता है। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने, तो गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने अभी एक MOU साइन किया माइक्रॉन के साथ टू सेटअप अ $2.75 बिलियन का सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी को। ठीक है। नेक्स्ट, इन विच इंडियन स्टेट या यूटी वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट पार्क सेटअप किया जा रहा है, और ये इको पार्क है जो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इको पार्क रहेगा। तो दिल्ली में इसको सेटअप किया जा रहा है, और दिल्ली में भी कहाँ पर, बदरपुर एरिया में इसको सेटअप किया जा रहा है। आपका वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इको पार्क 885 एकड़ में ये आपका सेटअप किया जा रहा है। 450 करोड़ रुपए की लागत के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सेटअप कर रही है, इस इको पार्क को, और ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इको पार्क रहेगा। ये पार्क आपका दिसंबर 2023 से पहले ओपन करने की बात की गई, राइट। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये है आपका 4th वीक ऑफ जून मंथ, राइट। आई होप आपको सेशन पसंद आया। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला और सेशन से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्या व्यूज़ रहेंगे।
So that's all for the day. Thank you and have a nice day. फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.